से नोटिस मिलने के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर के सुर बदले नहीं हैं। उन्होंने फिर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि भगवान राम उनके आदर्श है और उनके लिए मंदिर बनवाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कल कहा था कि वो ना सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थी बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस दिया था। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है। मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी आप मैं गई थी। काय का विवादित ढांचा? हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। हिंदुत्व शब्द को अपनी डिक्शनरी में नहीं बताने वाले दिग्विजय सिंह ने देर रात एक के बाद एक 3 ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई दी है। भोपाल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि उन्हें वसुधैव कुटुंबकम की राह दिखाने वाले हिंदू धर्म पर गर्व है, लेकिन उनका हिंदुत्व आरएसएस के हिंदुत्व की तरह तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वो हिंदू धर्म मानते हैं और वो अपने धर्म को हिंदुत्व के हवाले कभी नहीं करेंगे, जो सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघ का षड्यंत्र है। इस ट्वीट से पहले भोपाल से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि हिंदुत्व जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया ने जब सवाल पूछा था कि बीजेपी नेता उन पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदुत्व शब्द को जानने से भी इनकार कर दिया था। आप लोग हिंदुत्व शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीद हेमंत करकरे पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान से किनारा कर लिया है। नेटवर्क 18 न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि करकरे शहीद हैं और उनसे ये दर्जा कोई नहीं छीन सकता। ये बात अलग है कि साध्वी उनसे प्रताड़ित हुई हैं, लेकिन उन्हें करकरे के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वहीं साध्वी के चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि साध्वी को एनआईए से क्लीन चिट मिली है, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। नमस्कार, हमारे साथ आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। आप रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ राज ठाकरे भी इन दिनों बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं आपके अपोज में। जी बिल्कुल कर रहे हैं। और राज ठाकरे जी की हालत यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, वो फिर भी जाके रैलियां कर रहे हैं। सीधा सीधा देखिए, एक अलायंस उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ किया है। देखिए, वो अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। वो विधानसभा के चुनाव में किसी को चुनकर नहीं ला पाया। एक आया था, वो शिवसेना में चला गया। नगर पालिका में कोई नहीं आया, जिला पंचायत में कोई नहीं आया, पंचायत समिति में कोई नहीं आया, महानगर पालिका में कोई नहीं आया। तो उन लोगों का उनसे मोहभंग हो गया। लोग उनका साथ नहीं दे रहे। कांग्रेस एनसीपी उनको साथ नहीं ले पाई, लेकिन अब उनका इस्तेमाल कर रही है। मैंने तो मजाक में कहा, चूँकि इनका जो चिन्ह है, ये लड़ नहीं रहे, लेकिन इनका चिन्ह रेलवे इंजन है, तो मैंने मजाक में कहा कि एक ज़माने में लोग साइकिल किराए से लेते थे, मोटरसाइकिल किराए से लेते थे, मोटर गाड़ी किराए से लेते थे। अब पवार साहब ने और कांग्रेस ने मिलकर रेलवे इंजन किराए से लिया है। पवार साहब को लेकर आपने कहा, पवार साहब जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हर भाषणों में कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवाद और इन सारी चीज़ों पर राजनीति कर रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, बीजेपी पैसा पानी की तरफ बहा रही है, और इसके कारण कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो रही है। देखिए, अगर पवार साहब ये कहे कि उनकी पार्टी के पास पैसा नहीं है, तो इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखने वाला। चुनाव पैसे से नहीं जीते जाते, चुनाव लोगों के समर्थन से जीते जाते हैं। हमारा सारा जो क्रेडिट है, हमारी क्रेडिबिलिटी है और हमारा जो सारे पूंजी है, वो हमारे मोदी जी है। उनके नाम पर लोग हमारे साथ हैं। लगातार आप लोग विकास की बात करते रहे, 5 साल तक साथ में रहे। अचानक ये पूरा चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह की तरफ बढ़ गया और लगातार राष्ट्रवाद की भाषा हर उसमें आने लगी, और ये भी एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा। ये क्यों नहीं आएगी बताइए। देखिए, जहाँ एक और
कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कहेगी कि अगर हम चुनकर आएंगे तो कश्मीर से सेना कम करेंगे, अगर हम चुनकर आएंगे तो सेना को दिए हुए विशेष अधिकार कम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहेगी हम 124A सिडिशन यानी देशद्रोह का गुना, ये सेक्शन ही हम निकाल देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के साथी ये कहेंगे कि कश्मीर में हम अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो राष्ट्रवाद तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। आप अगर इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को मदद मिले इस प्रकार का घोषणा पत्र करेंगे तो उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। और मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, राष्ट्रवाद की बात से किसको दुख होना चाहिए? राष्ट्र प्रेमी को दुख होना चाहिए या राष्ट्रद्रोही को दुख होना चाहिए? एक सवाल साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र में मालेगांव में वो पूरा हादसा हुआ था और जिस तरीके से हेमंत करकरे पर उन्होंने टिप्पणी की, उसे कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, स्वर्गीय हेमंत करकरे जी ये हमारे एक बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे, प्रामाणिक ऑफिसर थे। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी है और इसलिए वे हमेशा शहीद थे, शहीद है और शहीद रहेंगे। उनकी शहादत के बाद उनको शहीद का दर्जा हमने दिया है और ये दर्जा कोई निकाल नहीं सकता। और उनके बारे में इस प्रकार से बात करना ये बिल्कुल गलत है। हमने इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा ने भी इस बात को वापस लिया है और साथ में उन्होंने क्षमा भी मांगी है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का बयान आना ही नहीं चाहिए था। ममता बनर्जी ने कल परसों इंटरव्यूज़ जो दिए उसमें कहा कि इस बार गैर एनडीए गैर यूपीए की सरकार बनेगी, जिसमें एनडीए भी नहीं होगा और यूपीए भी नहीं होगा। थर्ड फ्रंट जो ममता बनर्जी लगातार कहती रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बनाएगा। अभी तो ममता जी बंगाल को ही संभाल लें। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, अपोजिशन को एक प्रकार से कुचला जा रहा है, लोगों को फांसी पे लटका दिया जा रहा है, लोगों का मर्डर हो रहा है। लोकतंत्र है कहाँ बंगाल में? लेकिन बंगाल की जनता लोकतंत्र बहाल करना चाहती है। लेकिन ये देखिए, ये जो सपने ममता जी देख रही है ना दीदी, पूरे नहीं होने वाले। बंगाल भी उनके हाथ से जाएगा और देश में मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और एनडीए के साथ प्रचंड बहुमत मिलेगा और मोदी जी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल देवेंद्र जी ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर के जिस तरीके से आपने कहा कि उस समय में उन्होंने डिफेंस किया जिस समय में कांग्रेस बहुत बुरे दौर में गुजर रही थी, और अभी जब प्रियंका चतुर्वेदी के ऊपर कुछ लोगों ने ट्विटर के जरिए या गालियाँ दी या जिस तरीके से उनका आरोप है, उसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद आपकी पार्टी से जो अलायंस में है शिवसेना, उसके साथ आई हैं। देखिए, कई वर्षों तक वे कांग्रेस में रही, उन्होंने कांग्रेस को बहुत बुरे समय भी डिफेंड किया। जब कांग्रेस को डिफेंड किया नहीं जा सकता था तब भी डिफेंड करने का प्रयास किया। फिर भी उनके साथ जिस प्रकार की बदतमीज़ी हुई उससे उनकी आंखें खुली और कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है ये उनके ध्यान में आया और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूँगी। और अब वो शिवसेना के साथ गई है। शिवसेना हमारा अलायंस पार्टनर है, इसलिए हम स्वागत करते हैं। प्रियंका गांधी की चर्चा है कि वो मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगी और मोदी का विजय रथ रोकने की कोशिश करेंगी। चर्चाएं तो बहुत होती है, चर्चाएं तो कुछ भी चलते रहती है। मोदी जी का विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। इस देश के अंदर कोई भी ये विजय रथ रोक नहीं सकता। का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह दावा है कि इस बार दिल्ली की सरकार, इसका फैसला पश्चिम बंगाल और यूपी से होगा। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि चुनाव के बाद तस्वीर बदल सकती है और बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा झटका लग सकता है। This time I am telling you, Bengal and UP will be the decision making factors. ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, आप देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आधा से ज़्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा सीट?
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग की गाज गिरने के बाद अब बारी उनके वेब सीरीज की है। अब